वेलकम टू दून लॉ मेंटर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष जैन। आज के इस वीडियो के अंदर हम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय, जो बेल पर, जमानत पर, यह सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अनएक्सप्लेन्ड, अवॉइडेबल एंड प्रोलॉन्ग्ड डिले, मतलब अनएक्सप्लेन्ड जिसका कोई जवाब ना हो, अवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और प्रोलॉन्ग्ड डिले मतलब लंबा डिले, लंबी देरी है किसी अक्यूज्ड का केस डिसाइड करने में, उसकी अपील डिसाइड करने में, रिवीजन डिसाइड करने में, बेल पिटीशन डिसाइड करने में, तो ये अपने आप में एक ग्राउंड बन जाएगा उस अक्यूज्ड को बेल मिलने का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं। इस केस के आने के बाद बेल जूरिस्प्रूडेंस को नए आयाम मिल गए हैं। जैसे बेल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट अमर हो गया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। बेल रूल होगा और अभियुक्त को जेल में भेजना अपवाद होगा। जिस तरह अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो अमर हो गया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि कोई अननेसेसरी अरेस्ट नहीं होगा 498A के केसेस में, उसी तरह ये वाला केस भी बेल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अमर हो गया है 11 जुलाई 2022 के बाद, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया है। तो आने वाले भविष्य के अंदर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेल से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आपको इस केस को मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए सरकारों के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं हमारे बेल सिस्टम को लेके। क्या नए बेल कानून की जरूरत है? इन्हीं सारी चीजों के ऊपर ये हमारा आज का डिस्कशन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केस का नाम है सत्येंद्र कुमार आंतिल वर्सेस सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022, और ये सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने केस डिसाइड किया था। और इस डिवीजन बेंच के अंदर हमारे जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने यह जजमेंट सुनाई है, डिलीवर की है। जस्टिस MM सुंदरेश ने जजमेंट राइट करते हुए ओपनिंग रिमार्क्स में जॉन EED द्वारा लिखित एसेज ऑन फ्रीडम एंड पावर को कोट करते हुए बोला कि लिबर्टी इज द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉडर्न मैन, मतलब आधुनिक इंसान की सबसे अहम जरूरतों में स्वतंत्रता है। इट इज सेड टू बी द मोस्ट डेलिकेट फ्रूट ऑफ द मैच्योर सिविलाइजेशन, परिपक्व सभ्यता का सबसे नाजुक फल स्वतंत्रता है। इट इज द वेरी क्विंटेसेंस ऑफ सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस, ये सभ्य अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। एंड द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉडर्न मैन, और आधुनिक इंसान की सबसे अहम जरूरत भी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर और भी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, ऑब्जर्वेशंस की, उनको भी हम चलिए एक बार देख लेते हैं गाइडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बेल सिस्टम के बारे में टिप्पणी करते हुए बोला कि आवर प्रेजेंट बेल सिस्टम इज अ सोर्स ऑफ हार्डशिप टू द पुअर मैन। गरीब व्यक्ति के लिए हमारा प्रेजेंट में जो बेल सिस्टम है वो कठिनाइयां देने वाला है। एंड इफ वी वांट टू एलिमिनेट द इल इफेक्ट्स ऑफ द पॉवर्टी एंड अश्योर जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट टू द poor litigant in the administration of justice, then it is highly imperative that we should reform our bail law thoroughly. सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर हम गरीबी के दुष्प्रभावों को खत्म करना चाहते हैं और एक गरीब लिटिगेंट को भी फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो ये आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है कि हमें अपने बेल कानून को थोरोली सुधार करना चाहिए, बिल्कुल पूरे तरीके से रिफॉर्म कर देना चाहिए। और किस तरीके से रिफॉर्म करना चाहिए कि एक गरीब व्यक्ति के लिए भी ट्रायल से पहले बेल लेना उतना ही आसान हो जाए जितना कि आज की डेट में एक अमीर व्यक्ति के लिए है, और वो भी विदाउट जेओपार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बिना प्रभावित किए सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में बात करते हुए बोला कि इट इज द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ
criminal jurisprudence that an accused shall be presumed innocent unless and until he is proven guilty। मतलब कोई भी अभियुक्त है उसको आप बेकसूर समझेंगे जब तक उसका दोष पूरे तरीके से साबित नहीं हो जाता। और जब भी एक्यूज्ड आपके सामने बेल लेने आता है, और ये बात कोर्ट ने लोअर कोर्ट को एड्रेस करते हुए बोली कि जब भी कोई अभियुक्त आपके सामने बेल लेने आता है, क्योंकि उसके मैटर पे अभी तक डिसीजन तो आया नहीं, तो आप उसको दोषी की तरह मत देखिए, क्योंकि अभी तक उसका दोष साबित नहीं हुआ है, ही इज इनोसेंट। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसकी बेल की पिटीशन को डिसाइड कीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई 2012 सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ द बेल इज टू सिक्योर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड एट द ट्रायल एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज नाइदर प्यूनिटिव नॉर प्रिवेंटिव। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो हमारी बेल है, जो हमारी जमानत है, उसका उद्देश्य यह है कि ट्रायल के टाइम पे आपका एक्यूज्ड कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो जाए, कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए। इसका यह उद्देश्य नहीं है कि अक्यूज्ड को किसी तरह की सजा देना या उसको कुछ और करने से रोकना। इसका प्रिवेंटिव नेचर नहीं है, ना ही इसका प्यूनिटिव नेचर है। कोर्ट ने यह भी बोला कि जेल्स इन इंडिया आर फ्लडेड विद द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। मतलब जेलों के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। और हम अपने सामने रखे हुए अगर आंकड़ों को देखें तो 2/3 से ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर ऐसे हैं कि अगर उनके केस में सेक्शन 41 और 41A के मैंडेट जो सीआरपीसी के अंदर आता है उसको अगर अच्छे से फॉलो किया होता तो शायद वो आज की तारीख में जेलों के अंदर नहीं होते। कोर्ट ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि इंडिया के अंदर जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बोला कि डेमोक्रेसी कैन नेवर बी अ पुलिस स्टेट। मतलब लोकतंत्र कभी भी पुलिस राज नहीं हो सकता। और इस टिप्पणी करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट की यही मंशा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती थी कि जब भी कोई अपराध होता है और किसी इंसान के ऊपर एक्यूजेशन लगती है तो पुलिस बिना सोचे समझे अभियुक्त को अरेस्ट कर लेती है, बिना सेक्शन 41 और 41A का अनुपालन किए हुए अपनी मर्जी से काम करती है, जबकि लोकतंत्र के अंदर न्याय का राज होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स पर टिप्पणी करते हुए बोला कि वी एक्सपेक्ट्स ऑल कोर्ट्स टू फॉलो सेक्शन 309 ऑफ द सीआरपीसी। हम सारी अदालतों से ये उम्मीद करते हैं कि वो धारा 309 सीआरपीसी की है उसको फॉलो करेंगे। और धारा 309 क्या कहती है? वो ये कहती है कि केसेस टू बी हर्ड ऑन डे टू डे बेसिस एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब बिना किसी प्रॉपर रीजन के आप केस में देरी नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे, डे टू डे बेसिस पर केस हियरिंग करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए बोला कि जुडिशियल सर्विस एंड लीगल सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सर्विसेज बिकॉज दे आर द मिशंस टू सर्व द सोसाइटी। कोर्ट ने यह बोला कि जो न्याय सेवा है, कानूनी सेवा है, वो दूसरी सेवाओं से भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी को सर्व करने का मिशन है, समाज की सेवा करने का मिशन है। एंड दिस मिशन इज नॉट अचीव्ड इफ द पुअर लिटिगेंट हु इज वेटिंग एट आवर डोर इन द क्यू डज नॉट गेट हिज टर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और हम अपने इस मिशन को अचीव नहीं कर पाते हैं जब कोई गरीबवादी हमारे दरवाजे पर लाइन में खड़ा है और उसको अपनी बारी के लिए बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनएक्सप्लेन्ड, अवॉइडेबल एंड प्रोलॉन्ग्ड डिले इटसेल्फ इज अ ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग ऑफ बेल टू द एक्यूज्ड। मतलब केस के अंदर कोई ऐसी देरी हो रही है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और जिसको हम अवॉइड कर सकते थे और वो बहुत लंबी देरी है, तो ये अपने आप में ग्राउंड बन जाएगा अक्यूज्ड को बेल मिलने का। और इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर मैंडेट जो धारा 41 और 41A का है वो फॉलो नहीं होता है, तब भी उस सिचुएशन के अंदर अक्यूज्ड के पास बेल लेने का राइट हो जाएगा।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के केस का हवाला देते हुए बोला कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो हमारा प्रेजेंट बेल सिस्टम है दैट इज हाईली अनसेटिस्फैक्टरी एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंट बेल सिस्टम वी आर कंटिन्यूअली डिनाइंग जस्टिस टू द पुअर लिटिगेंट। इस बेल सिस्टम की वजह से पुअर लिटिगेंट को जस्टिस नहीं मिलता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट को साइट करते हुए बोला कि डिले इन जस्टिस मींस डिनायल ऑफ जस्टिस, और जब भी डिले होगा जस्टिस देने में वो डिनायल होगा, और जब डिनायल होगा या डिले होगा तो दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट दी accused person because we are following the adversarial model of criminal justice system। और बिना accused की गलती के अगर कोई डिले हो रहा है केस को डिसाइड करने में that should go to benefit of the accused person, और उस वजह से it should be a ground for grant of bail to the accused person। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बोला कि जो गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर इसी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। बेल रूल होगा, जेल एक्सेप्शन होगा। सिर्फ अपवाद के केसेस के अंदर किसी भी अक्यूज्ड को जेल के अंदर भेजा जाएगा, नॉर्मली उसको बेल दे दी जाएगी। ये रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है और इसको हमने बहुत सारे केसेस के अंदर ऑलरेडी डिसाइड करके बता दिया था, मगर फिर भी आज की प्रैक्टिस ये हो गई है कि जेल इज द रूल व्हाइल बेल इज द एक्सेप्शन। हम नॉर्मल केसेस के अंदर अक्यूज्ड को जेल में भेज देते हैं, जबकि बेल को हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस वजह से भी हमारा पूरा बेल सिस्टम अनसेटिस्फैक्टरी हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम इस केस की महत्वपूर्ण गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, दिशा निर्देशों के बारे में बात करेंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस अथॉरिटीज के लिए दिया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। चलिए इन गाइडलाइंस को हम एक एक करके देखते हैं। इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस इशू की। पहली गाइडलाइन है द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द मैंडेट ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ड्यूटी बाउंड है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी धारा 41 और 41A के प्रावधानों को कंप्लाई करने के लिए, उनका अनुपालन करने के लिए जब भी कोई सिचुएशन होती है अरेस्ट की। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर धारा 41 और 41A का अनुपालन नहीं करेगा तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया और ड्यूटी सही से नहीं निभाई है। दूसरी गाइडलाइन थी रिगार्डिंग द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट केस की, कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, अरेस्टिंग ऑफिसर्स को अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के दिशा निर्देशों का भी सख्ती से अनुपालन करना था। उसमें से कुछ गाइडलाइंस क्या थी कि देयर विल बी नो ऑटोमेटिक अरेस्ट इन 498A केसेस। 498A के मुकदमे के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। दूसरा, अरेस्टिंग ऑफिसर्स टू बी प्रोवाइडेड विद चेकलिस्ट कंटेनिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज B। जो इस प्रोविजंस के अंदर जो गाइडलाइंस हैं उनके रिगार्डिंग हर अरेस्टिंग ऑफिसर को एक चेकलिस्ट दी जानी चाहिए और जब भी वो अरेस्ट करेगा तो उसको ये इंश्योर करना है कि ये चेकलिस्ट वो फुलफिल कर रहा है और जो जो अनुपालन कर रहा है उसको चेकलिस्ट में टिक करना है। इसके बाद अर्नेश कुमार के ही केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर इन गाइडलाइंस का फॉलो कोई अरेस्टिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं करती है तो दे विल बी लायबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलोंग विद डिपार्टमेंटल एक्शन। मतलब ऐसे अधिकारी, ऐसे जांच अधिकारी जो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मानहानि का केस चलाया जाएगा। इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल एक्शन तो उनके ऊपर होगा ही होगा। तीसरी गाइडलाइन थी रिगार्डिंग द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द मैंडेट ऑफ सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 सुप्रीम कोर्ट। सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जो गाइडलाइंस दिया था, उसका भी सख्ताई से अनुपालन करना है सारी जांच एजेंसियों को। और सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि देयर इज नो नीड ऑफ फॉरवर्डिंग एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट।
अगर किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस अधिकारी को, जांच अधिकारी को अभियुक्त को अरेस्ट करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तब उस सिचुएशन के अंदर चार्जशीट फाइल करते टाइम उस अभियुक्त को कोर्ट के सामने पर्सनली प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है इन कस्टडी। मतलब सिर्फ चार्जशीट फाइल करने के लिए एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स के लिए 3 गाइडलाइंस जारी की। पहली गाइडलाइन है द कोर्ट हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द सीआरपीसी, कि कोर्ट को अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि केस के अंदर जांच अधिकारी द्वारा, अरेस्टिंग ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 41 और 41A का अनुपालन किया गया है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि देयर इज नो कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द सीआरपीसी, देन इट विल एंटाइटल द एक्यूज्ड फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। अगर किसी केस के अंदर धारा 41 और 41A का अनुपालन नहीं किया गया है तो इट विल बी अ ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल टू द अक्यूज्ड पर्सन। दूसरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स के लिए यह दी कि इफ द कोर्ट कम्स टू एनी डेरिलेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और अरेस्टिंग ऑफिसर, देन दैट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द हायर अथॉरिटीज बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट के संज्ञान में कोई डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी की मतलब जांच अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई गई है, तब उस सिचुएशन के अंदर लोअर कोर्ट्स की ड्यूटी है कि वो उस पुलिस अधिकारी के या फिर जांच अधिकारी के सीनियर ऑफिसर्स तक ये बात पहुंचाएं। तीसरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने यह दी कि देयर शैल बी नो इंसिस्टेंस ऑफ बेल व्हाइल हियरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 88 व्हिच टॉक्स अबाउट पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, और सेक्शन 170 व्हिच टॉक्स अबाउट sending the case to the magistrate when evidence sufficient, or section 204 which talks about issue of process, or section 209 which talks about committing the case to the court of session when the case is exclusively triable by the court of session। इन सारे केसेस के अंदर बेल एप्लीकेशन को नहीं देखा जाएगा जब इन 4 मैटर्स पे कोई एप्लीकेशन कोर्ट के सामने दी जाती है। तो हाई कोर्ट्स के लिए भी 3 गाइडलाइंस इश्यू की। पहली गाइडलाइन है कि the High Court shall in consultation with the state government would undertake an exercise for the need of special courts। हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्पेशल कोर्ट्स की क्या जरूरत है उसके ऊपर काम करेगी। इसके साथ साथ द वैकेंसीज इन द पोजीशन ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट शैल बी फिल्ड अप एक्सपीडिशियसली। मतलब स्पेशल कोर्ट के अंदर प्रेजाइडिंग ऑफिसर दैट इज जजेस, उनकी जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। दूसरी गाइडलाइन हाई कोर्ट्स के लिए यह है कि द हाई कोर्ट्स आर डायरेक्टेड टू अंडरटेक एन एक्सरसाइज टू फाइंड आउट अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन द जेल हु आर अनेबल टू कंप्लाई विद द बेल कंडीशंस, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट दोज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स appropriate orders under section 440 of the CRPC to be taken to ensure their release। मतलब कि हाई कोर्ट्स को एक एक्सरसाइज करनी है, एक काम करना है, ये पता लगाना है कि जेलों के अंदर कितने ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो अपनी बेल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी। और जब ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का पता लगा लिया जाए उसके बाद धारा 440 के अंदर कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए बेल बॉन्ड के अमाउंट को रिड्यूस करे ताकि ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिहा किया जा सके। तीसरी गाइडलाइन वो ये है कि while insisting on the sureties, the mandate of section 440 of the CRPC have to be taken into account। मतलब ये है कि जब भी किसी को बेल बॉन्ड के ऊपर रिलीज करने के लिए श्योरिटीज की जो बाध्यता लगाई जाती है तब कोर्ट को 440 के मैंडेट को भी ध्यान में रखना है। 2 गाइडलाइन ऐसी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के लिए इकट्ठी दी थी। इसमें से पहली गाइडलाइन ये है कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स के साथ मिलकर सेक्शन 436A के मैंडेट को अनुपालन करते हुए ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का पता लगाएगी जो अपने मैक्सिमम पीरियड से भी ज्यादा जेल के अंदर अभी भी हैं और उनके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देगी ताकि उनको जेलों से रिहा किया जा सके। जो दूसरी गाइडलाइंस थी वो ये थी कि बेल एप्लीकेशन को 2 दिन के अंदर डिसाइड किया जाना चाहिए और एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को मैक्सिमम 6 हफ्तों के अंदर डिसाइड कर दिया जाएगा
एक्सेप्ट इंटरवीनिंग एप्लीकेशन। अगर इंटरवीनिंग एप्लीकेशन का कोई मामला आता है तो उसकर छोड़कर नॉर्मली बेल एप्लीकेशन को 2 दिन के अंदर और एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को 6 हफ्तों के अंदर डिसाइड कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए बोला कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कंसीडर टू इनैक्ट अ सेपरेट बेल एक्ट टू स्ट्रीमलाइन द ग्रांटिंग ऑफ बेल्स इन इंडिया, कि केंद्र सरकार चाहे तो सोच सकती है, विचार कर सकती है एक बेल लेजिस्लेशन लाने के लिए, ताकि पूरे इंडिया के अंदर बेल के ग्रांटिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, जमानत देने के प्रावधानों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, इसके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। और इसके लिए अगर केंद्र सरकार चाहे तो यूनाइटेड किंगडम का जो बेल कानून है उसको देख सकती है। यूनाइटेड किंगडम ने बेल के ऊपर एक सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाया है जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन इशू करते हुए बोला कि द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टेड टू फैसिलिटेट the standing orders for the process to be followed in section 41 and 41A of the Code of Criminal Procedure। मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों को यह निर्देशित किया जाता है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर को स्मूथ करें, उनको एनफोर्स करें, जो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होना चाहिए धारा 41 और 41A के केसेस के अंदर। एक जॉइंट गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इशू की वो ये थी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोड्स, कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को निर्देशित किया जाता है कि जो इस कोर्ट ने समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं स्पेशल कोर्ट्स को बनाने के लिए उस पर काम किया जाए। जो आखिरी में गाइडलाइन थी वो जॉइंट गाइडलाइन थी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड हाई कोर्ट्स, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड हाई कोर्ट्स आर डायरेक्टेड टू फाइल एफिडेविट्स और स्टेटस रिपोर्ट्स विद इन 4 months। मतलब 4 महीनों के अंदर राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और हाई कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है, अपना एफिडेविट दायर करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस जजमेंट के आने के बाद, इन दिशा निर्देशों के आने के बाद उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो सत्येंद्र कुमार आंतिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट के केस की महत्वपूर्ण जजमेंट पर था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की और साथ ही साथ गाइडलाइंस भी इशू किए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।